आज हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट। तो सवाल है कि ये डायस्पोरा क्या होते हैं। डायस्पोरा मतलब होते हैं प्रवासी लोग। कौन से प्रवासी? भारतीय प्रवासी। ऐसे लोग जो भारत के हैं लेकिन भारत के बाहर रह रहे हैं उन्हें हम कहते हैं डायस्पोरा। इस वर्ड का मतलब है ऐसे लोग जो इस देश के निवासी ना होकर कहीं और देश में निवास कर रहे हैं। जैसे कोई बोले अमेरिकन डायस्पोरा है, मतलब ऐसे अमेरिकी लोग जो अमेरिका में निवास नहीं कर रहे, कहीं और निवास कर रहे हैं। कोई बोले चाइनीज डायस्पोरा, मतलब ऐसे चाइनीज लोग जो चाइना में निवास ना करते हुए दुनिया के और देशों में निवास कर रहे हैं। हम यहाँ बोल रहे हैं इंडियन डायस्पोरा, मतलब ऐसे भारतीय लोग जो भारत में निवास नहीं कर रहे, कहीं और निवास कर रहे हैं। तो इनके रोल के बारे में हमें जानना है कि भारतीय जो प्रवासी लोग हैं दुनिया भर के देशों में रह रहे हैं, वो भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने को लेकर इनकी क्या स्ट्रेटेजी है, और समय समय पर इन लोगों ने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं इसकी वजह से आज भारत का जो इंडियन डायस्पोरा है या भारत के जो प्रवासी लोग हैं, ये दुनिया के सबसे मजबूत डायस्पोरा में से एक माना जाता है। इंडियन डायस्पोरा इज टर्म्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। मतलब हमारे प्रवासी जो लोग हैं ये जहाँ भी हैं अच्छे पदों में हैं, अच्छे ओहदे में हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं, और हर सेक्टर में, जिस भी देश में, हर सेक्टर में इनकी साख बहुत ज़्यादा है, इनकी इज्जत बहुत ज़्यादा है। और अभी हमने देखा है कि अमेरिकन जो न्यू प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनके प्रशासन में कई सारे भारतीय लोगों को बड़े बड़े पद मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस जो है, वो क्या है, ये वो भी एक इंडियन डायस्पोरा, मतलब इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो भारत के निवासी थे, लेकिन ये बाद में अमेरिका में बस गए, लेकिन ये भी इंडियन डायस्पोरा कहलाते हैं क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। तो कमला हैरिस अमेरिका के इतिहास में पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट है और ये इंडियन डायस्पोरा भी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा डायस्पोरा जो है वो कितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल पदों में बैठा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भारतीय डायस्पोरा है ये दुनिया के सबसे मजबूत डायस्पोरा में से एक है। तो अब इतने बड़े पदों में हमारे डायस्पोरा के लोग बैठे हुए हैं, हमारे प्रवासी लोग बड़े बड़े पदों में बैठे हुए हैं। तो इन्होंने समय समय पर भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, और इसी को लेकर ये न्यूज आई है। न्यूज असल में आई क्यों है? क्योंकि हर साल 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। और हम लोग जनवरी 2021 की न्यूज पढ़ते हैं, इसलिए 9 जनवरी को हम हर साल मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, और इसी को लेकर ये न्यूज आई थी। तो हम इस न्यूज के बारे में आगे चलते हैं। तो पहले मैंने बोला कि हर साल हम अपने इंडियन डायस्पोरा को सम्मान देने के लिए, उनके अचीवमेंट्स को, उनके जो कंट्रीब्यूशन है उसको सम्मान देने के लिए हर साल भारत सरकार एक दिवस मनाती है। उसका नाम है प्रवासी भारतीय दिवस यानी पीबीटी। कब मनाती है? हर साल हर साल नहीं मनाती, फिलहाल अब 2 साल से बना रही है, लेकिन शुरुआत में जब शुरू किया था तो हर साल बनाती थी। तारीख आपको ध्यान रखनी है, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अब ये 9 जनवरी कहाँ से आई है? 1915 को 9 जनवरी के दिन महात्मा गांधी का जो जहाज था, पानी का जहाज था, वो बंबई में आके लैंड किया था, और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, परमानेंटली भारत लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को हर साल हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। क्योंकि अगर आपसे बोला जाए कि हाईएस्ट या बिगेस्ट, भारत का सबसे बड़ा प्रवासी कौन है, भारत के आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा प्रवासी कौन है, तो वो आएगा महात्मा गांधी। सबसे बड़े प्रवासी ये है। इन्होंने साउथ अफ्रीका की राजनीति में बहुत बड़ा काम किया। वहाँ के जो अपार्थाइड मूवमेंट है और वहाँ का जो आम लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में काफी योगदान किया। उसके बाद ये व्यक्ति साउथ अफ्रीका से झंडे गाड़ के जब भारत आता है तो भारत की भी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा रोल है इनका, और ये भारत के फादर ऑफ द नेशन है। तो सबसे बड़े जो प्रवासी हैं वो महात्मा गांधी माने जाते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। और 9 जनवरी को उनका जहाज मुंबई के बंदरगाह में आके लैंड किया था या रुका था, इसलिए हर साल हम 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हमारी सरकार शुरुआत में हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मना रही थी। मतलब मनाना मतलब बहुत बड़ा कन्वोकेशन होता है, सम्मेलन होता था। दुनिया भर के बड़े बड़े प्रवासी लोग जो भारतीय मूल के और अच्छे पदों में है, या कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पॉलिटिशियंस है, कोई किसी देश का प्राइम मिनिस्टर है, कोई किसी देश का प्रेसिडेंट है, उनको भारत सरकार इनवाइट करती थी कि आप आइए। नई दिल्ली में इनवाइट करती थी। शुरुआत में नई दिल्ली में करती थी, लेकिन बीच बीच में हमने देखा कि अहमदाबाद में भी बुलाया गया। मतलब अब वेन्यू चेंज होते रहते हैं सरकार के हिसाब से, लेकिन हम हर साल पहले बुलाया करते थे इनको, हमारे देश के इंडियन डायस्पोरा के वो लोग जो कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं दुनिया भर में रहकर। फिलहाल अभी आपको ये जानना है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है अब हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है, और इसमें ऐसे भारतीय जो कि विदेशों में है और अच्छे काम कर रहे हैं उनको सरकार बुलाती है।
इससे सरकार ये चाहती है, भारत की सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम अपने प्रवासी लोगों से कम्युनिकेशन अच्छा कर पाए, उनके साथ अपने रिश्ते मधुर कर पाए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कमला हैरिस, अगर वैसे आएंगे नहीं क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन मान लीजिए कमला हैरिस पहले भारत आया करती थी प्रवासी भारतीय दिवस में। तो जब कमला हैरिस भारत आई, मतलब प्रवासी भारतीय दिवस में आया करती थी, तो भारत सरकार के साथ इनके अच्छे टाइज थे। आज आज जब ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बन चुकी हैं, तो यही जो संबंध है भारत के साथ इनके संबंध है, ये संबंध हमें अमेरिका और भारत के रिश्तों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि नाउ शी इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, तो भारत सरकार चाहती है जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, उनके साथ हमारे कॉन्टैक्ट, उनके साथ हमारे कम्युनिकेशन बड़े अच्छे रहे, कि पता नहीं कौन सा भारतीय इन्फ्लुएंशियल भारतीय किस देश में हमारे किस काम आ जाए। भाई कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, पता नहीं भारत सरकार को कहाँ किनकी जरूरत पड़े। इसलिए भारत सरकार अपने डायस्पोरा के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहने के लिए हर 2 साल में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करती है, और हर साल ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। कभी कभी इसकी डेट आगे पीछे हो जाती है, लेकिन हर 9 जनवरी को हम मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल प्रवासी को क्या कहेंगे, देख लेना इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंटरनेशनल नॉन रेजिडेंट डेट के रूप में ही मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी इसी दिन भारत आए थे, तो अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी मनाते हैं, और भारत के परिप्रेक्ष्य में 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब सवाल यह कि भारत के जो इंडियन डायस्पोरा है वो कौन लोग हैं। तो हमारे जो ऐसे लोग जो विदेशों में बसे हैं, उनको हमने 3 कैटेगरी में बांट कर रखा है। पहली कैटेगरी एनआरआई की। एनआरआई, हाँ, मतलब एनआरआई वो व्यक्ति है जो भारत में नहीं रहता, ध्यान रखिए। नॉन रेजिडेंट इंडिया मतलब जो भारतीय है लेकिन फिलहाल इसका निवास भारत में नहीं है, उसको हम एनआरआई कहते हैं। ये बहुत जनरल टर्म हो गया, बहुत सामान्य टर्म हो गया कि आप विदेश में रहते मतलब एनआरआई है। लेकिन सरकार की नजरों में 2 तरह की कैटेगरी है, एक है पीआईयू नाम से, एक है ओसीआई नाम से। पीआईयू का फुल फॉर्म है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऐसे लोग जो भारतीय मूल के, जैसे कमला हैरिस। कमला हैरिस पैदा कहाँ हुई, अमेरिका में पैदा, सॉरी, पैदा तो भारत में हुई थी, लेकिन इसके पास नागरिकता कैसी है, अमेरिका की। तो ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं, ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं लेकिन इनके पास भारत की सिटीजनशिप नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं लेकिन इनके पास भारत की नागरिकता नहीं है अभी, ये लोग विदेश में जाके वहां की सिटीजनशिप ले चुके हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं पीआईओ, मतलब कमला हैरिस कौन सी है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और ऐसे लोग जो भारत के हैं और बहुत लंबे समय से विदेश में रह रहे हैं, बहुत लंबे समय से विदेश में, जैसे मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं पिछले 15 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ। मैं पिछले 15 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ, अमेरिकी सरकार मेरा जो वीजा है हर साल बढ़ा देती है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे जैसा डॉक्टर अमेरिका के लिए फायदेमंद है। लेकिन मैं एक्चुअल में हूँ कहाँ का, मैं हूँ भारत का। मेरे पास पासपोर्ट कहाँ का है, मेरे पास पासपोर्ट है भारत का। तो मैं किस कैटेगरी में आया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब ऐसा व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है लेकिन मेरे पास पासपोर्ट अभी भी भारत का है। तो 2 कैटेगरी है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पीआईयू। पीआईयू मतलब ऐसे लोग जो कि भारत के नागरिक नहीं है फिलहाल, और ओसीआई ऐसे लोग जो भारत के नागरिक हैं लेकिन रहते विदेशों में है। 2015 में भारत सरकार ने पीआईओ और ओसीआई दोनों को मर्ज कर दिया, मतलब पहले अलग अलग आईडी कार्ड मिला करते थे पीआईओ और ओसीआई को। 2015 में पीआईओ और ओसीआई का जो कार्ड होल्डर्स है उनको मर्ज करके एक कैटेगरी बना दी गई। मतलब अब इन दोनों का जो आईडी कार्ड है वो देखने सुनने में एक जैसा लगेगा, और उसमें लिखा रहेगा पीआईओ प्लस ओसीआई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है। किस साल भारत की जो होम मिनिस्ट्री है उसने पीआईओ और ओसीआई कार्ड को मर्ज कर दिया। ठीक है, मतलब भारत सरकार ये बोलती है जो भारत से बाहर रह रहा है, अब हम उसको अलग अलग नहीं बोलेंगे, जो भारत से बाहर रह रहा है, लंबे समय से रह रहा है, उसको मर्ज कर दो। ठीक है, तो हमारे इंडियन डायस्पोरा में कौन कौन लोग आते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर होगी बात सभी को। तो हमने ये देखा है कि इंडियन डायस्पोरा दुनिया के सबसे मजबूत डायस्पोरा में से एक है, और आपको जान के शायद आश्चर्य लगे कि जो इंडियन डायस्पोरा है ये दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा है। एक वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट आती है, इसने बताया है कि दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा है इंडियन डायस्पोरा, मतलब लगभग 17.5 मिलियन भारतीय भारत के बाहर रहते हैं। और ये जो संख्या है ये किसी और देश के प्रवासियों में सबसे बड़ी संख्या है। तो पावर वाइज, मनी वाइज, इन्फ्लुएंशियल वाइज और स्ट्रेंथ वाइज संख्या बल भी हमारा सबसे ज्यादा है। और हमारे बाद सेकंड नंबर का डायस्पोरा आता है वो चाइना का डायस्पोरा आता है। चाइनीज भी बहुत ज्यादा है दुनिया में, लेकिन सबसे ज्यादा भारतीय दुनिया भर में फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये किस रिपोर्ट से पता चला, मैं वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट से मालूम चला है, और हर साल ये रिपोर्ट आती है।
और इस रिपोर्ट में से हम पिछले 4-5 साल से कॉपी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग भारतीय लोग हैं जो दुनिया भर में रह रहे हैं, चाहे वो आपको अफ्रीकन देश में मिलेंगे, हमें हम नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी मिडिल ईस्ट में हम मिलते हैं, हम यूरोप में मिलते हैं, हम आपको अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है वहाँ मिलते हैं, हम आपको ये जो ओशियाना रीजन है, छोटे छोटे जो टापू देश हैं पैसिफिक ओशन में, हम वहाँ भी मिलते हैं। हम आपको फिलीपींस से मिलते हैं, मॉरिशस में मिलते हैं, हम आपको पपुआ न्यू गिनी में मिलते हैं। बहुत छोटे छोटे हर बड़े देश में आपको भारतीय मिलेगा। मतलब आज के समय अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा फिलहाल मोटे तौर पे जहाँ कोई ना कोई भारतीय आपको ना मिले। अमूमन हर देश में आपको कोई ना कोई भारतीय मिल जाएगा। तो ठीक है, तो इस बार हमने 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया है। कौन से नंबर का बनाया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना स्टैटिक हमें नहीं जानना, हमें बस ये जानना है कि किस तारीख को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, 2015 में सरकार ने क्या खास काम किया है, और भारत का जो इतना बड़ा डायस्पोरा है। तो जब ये बताइए, जब भारत के इतने सारे लोग दुनिया में रह रहे हैं तो अपने परिवार के लिए पैसा ही भेजेंगे। तो जब भारत के बाहर से पैसा हमको आता है उसे हम कहते हैं रेमिटेंस। इस चीज को हम क्या कहते हैं? रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब जब भी सरकार बोले कि रेमिटेंस के मद में हमें इतने पैसे प्राप्त हुए, इसका मतलब ये पैसा वो भारतीय लोगों ने भेजा है जो देश से बाहर रह रहे हैं लेकिन उनका परिवार भारत में है। तो आपको जान के आश्चर्य हो शायद कि रेमिटेंस में भी भारत दुनिया में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत ही पाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रवासी लोग भी भारत के हैं। और दूसरी बात ये है, प्रवासी सबसे ज्यादा भारतीय है, अच्छी बात है, लेकिन ये प्रवासी जो है ये हाई इनकम कमाने वाले, तभी तो इतना सारा पैसा भारत आ भी रहा है। ठीक है, तो रेमिटेंस में भी हम नंबर 1 पे हैं, हमारी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है उसमें भी हम नंबर 1 पे हैं। और हर हर बार ये जो फिगर ये बढ़ता ही जा रहा है। इस बार पैंडेमिक में थोड़ा कम हुआ था, लेकिन मोटे तौर पर आप लिख सकते हैं कि 80 बिलियन, लगभग 80 बिलियन के आसपास रेमिटेंस हर बार 80 बिलियन डॉलर, 80 बिलियन डॉलर के आसपास रेमिटेंस हर साल भारत को मिल जाता है। और ये ऐसा पैसा है भारत सरकार के लिए जो फ्री का है। फ्री का मतलब भारत सरकार ने ये पैसा कमाने के लिए कहीं रोड नहीं बनाई, कहीं सड़कें नहीं बनाई, कहीं कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, ये पैसा भारत सरकार को फ्री मिला। भले ये पैसा, मान लीजिए मुझे, मेरे पापा अमेरिका में काम करते हैं, वो मुझे हर महीने हमारे परिवार के लिए 2 लाख रुपए मान लीजिए भेजते हैं, तो 2 लाख रुपए मिला तो मेरे परिवार को, लेकिन 2 लाख रुपए मैं खर्च तो भारत में करूंगा ना। हो सकता है मैं खाने में खर्च करूं, मैं अपने लिए कार लूं, मैं अच्छे स्कूलों में पढ़ूं, मैं अच्छा घर बनाऊं, तो अल्टीमेटली ये सारा पैसा तो देश की इकोनॉमी में यूज हुआ ना। तो ये जो मोटे तौर पे 80 बिलियन पैसा लगभग हर साल भारत को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा है। और ये पहली लाइन है, जब इतना बड़ा अमाउंट मेरे पास आता है तो ये अमाउंट ही क्या कर रहा है, भारत को आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंट बनाने की में मदद कर रहा है। क्योंकि जब इतना पैसा हमारे पास आ गया तो हम अपने देश की इकोनॉमी, अपने देश की ग्रोथ, अपने देश का डेवलपमेंट काफी तेजी से बढ़ा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये सारे जो लोग विदेश में गए अमूमन अमीर लोग हैं, अमीर या हाई नेटवर्थ लोग हैं, तो ये अच्छे टैक्स पेयर भी हैं। तो जब ये पैसा अपने घर में भेजते हैं, मान लीजिए मुझे 2 लाख रुपए भेज रहे हैं हर महीने, तो साल का 24 लाख रुपए मुझे मिल रहा है, तो 24 लाख के हिसाब से सरकार को मैं अच्छा खासा टैक्स भी दे रहा हूँ, मेरा परिवार टैक्स दे रहा होगा, तो सरकार को अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो ये पहला मेजर लाइन हुई कि किस तरह इंडियन डायस्पोरा विद द हेल्प ऑफ रेमिटेंस मेकिंग आवर कंट्री एज अ सेल्फ रिलायंट, हमारे देश को आत्मनिर्भर बना रहा है। ठीक है, दूसरा, जब इतने बड़े बड़े पदों में हमारे भारतीय भाई बहन विदेशों में है, तो ये जब भी अच्छा काम करते हैं तो किसका नाम होता है? एक्चुअल में नाम तो भारत का होता है ना। भारत का नाम बढ़ता है, मतलब ब्रांड इंडिया की वैल्यू बढ़ती है। हम अच्छे डॉक्टर्स हैं, हम अच्छे इंजीनियर्स हैं, हम अच्छे टेक्नोक्रेट हैं, हम अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, हम अच्छे पॉलिटिशियंस हैं। तो हम जहां भी अच्छा काम करते हैं अल्टीमेटली हमारे देश की अच्छाई होती है, हमारे देश की सॉफ्ट पावर बढ़ती है। अभी हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि भारत जो है वैक्सीन डिप्लोमेसी करके क्या बढ़ा रहा है? अपनी सॉफ्ट पावर। तो जब भारतीय लोग किसी भी देश में अगर वहां पे अच्छा काम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उस देश का व्यक्ति ये याद रखता है ना कि ये जो मिस्टर रमेश है, मिस्टर सुरेश है, ये है तो इंडियन, मतलब इंडियन लोग या भारतीय लोग कितने बढ़िया होते हैं। तो हमारी ब्रांड आइडेंटिटी बढ़ती है, हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ती है और दुनिया भर में हमारी साख बढ़ती है। ठीक है, दूसरा, जब इतने सारे प्रवासी लोग विदेशों में काम करते हैं, कुछ समय बाद जब भारत आते हैं या भारत सरकार जब उनसे बोलती है कि हमें आपकी कोई हेल्प चाहिए, तो वो उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो नॉलेज है, वो शेयर करते हैं हमारी सरकार के साथ, हमारे लोगों के साथ, और जिससे हम, हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो बड़ी तेजी से होता है। क्योंकि मैंने बोला हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है वो पढ़ाई के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, सब जगह है। अब आप सोचिए सुंदर पिचाई की, मैं, आप बताइए सुंदर पिचाई क्या है?
गूगल के सीईओ। सत्या नडेला क्या है? सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ। ये कौन है अल्टीमेटली? ये दोनों पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मतलब ये सब भले यहीं पैदा हुए लेकिन इनके पास नागरिकता दूसरे देश की है। तो ये सब लोग जब इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद में है, तो कल को मान लीजिए भारत सरकार ने सुंदर पिचाई से बोला कि सुंदर पिचाई, हमें आईटी में कुछ काम करना है, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कुछ काम करना है, हमें आपका अनुभव चाहिए, तो क्या ये मना करेगा? बिल्कुल मना नहीं करेगा, क्योंकि ये बोलेगा क्योंकि इसके देश की बात है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भारत सरकार को अपनी एक्सपर्टीज देगा, तो यही हमें फायदा हो जाता है। इतने बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पदों में काम कर रहे हैं, तो वो हमें हमें फायदा पहुंचाते हैं। हमारी हमारे हमारे जो नॉलेज है, जो हमारा नॉलेज बैंक है, वो काफी गुना बढ़ जाता है। ठीक है। और भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतने सारे लोग यहाँ पे, तो हमें हमारे तो डेवलपमेंट की भूख है, हमें तो विकास चाहिए। और विकास को हम पैदा करना चाह रहे हैं। विकास, कभी कभी कहते हैं विकास पैदा हुआ, कभी कहते हैं विकास छोटा सा बच्चा है। खैर जो भी है, जोक्स अपार्ट, लेकिन हमारे देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम ग्रोइंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड रहे हैं पिछले साल तक। तो हमें तो इन लोगों की काफी जरूरत है, इन लोगों का ज्ञान, इन लोगों का एक्सपर्टीज हमारे देश के लिए हमेशा फायदेमंद रहती है। और खासकर भी कोविड पेंडेमिक में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स थे और स्पेशलिस्ट थे, जिन्होंने भारत सरकार को हर जगह हर वक्त सलाह दी, समझाया, असिस्ट किया, जिससे हम हमारे देश का जो कोविड पेंडेमिक बहुत ज्यादा खराब भी हो सकता था। आप खुद सोचिए, दुनिया के सेकंड नंबर की पॉपुलेशन मेरे देश में है, फिर भी सेकंड वेव आने के बाद दुनिया में जो मौतों का आंकड़ा है वो हम हाईएस्ट जा रहे हैं। लेकिन फर्स्ट वेव में हमने बड़ी अच्छे से इसको संभाला, वो उसमें भी बहुत बड़ा योगदान इन लोगों का भी है, इन लोगों के नॉलेज और इन लोगों की एक्सपर्टीज का भी है। दूसरा, जैसे मैंने रेमिटेंस की बात बताई, जब ये इतना सारा पैसा आता है हमारे देश में, तो हमारे देश का सामाजिक और आर्थिक विकास होता है। हमारे देश में पैसा बहुत सारा आता है। ये जो लोग, अगली लाइन इसमें अगर देखें, तो ये जो इतनी बड़ा इंडियन डायस्पोरा है, ये जब विदेशों में काम करते हैं, तो कुछ समय बाद जैसे ये भारत आ जाए, जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी स्वदेश नाम की, शाहरुख खान नासा का एम्प्लॉय रहता है, बाद में आता है और भारत में काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर लोग हैं जो विदेशों में काम करके भारत आए हैं, और फिर वो हमारे देश में, रेमिटेंस मतलब होता है भाई, मैं विदेश में मान लीजिए काम कर रहा हूँ, मैं काम करता हूँ कहाँ? विदेश में। मैं अपने देश में, मैं भारत में पैसे भेजता हूँ अपने परिवार के लिए। तो ये जो पैसा आया है विदेश से, इसे कहते हैं रेमिटेंस। विदेश से प्राप्त पैसा, उसे रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है। तो रेमिटेंस से हमारे देश का सामाजिक आर्थिक विकास बहुत तेजी से होता है। ये जो लोग, इंडियन डायस्पोरा के लोग जब भारत आते हैं, जब चाहते हैं कि भाई हमने इतना पैसा दुनिया भर में कमाया, हम अपने भारत देश में ही व्यापार करना चाहते हैं, अपने भारत देश में ही हम फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो ये लोग हमारे देश में रोजगार के अवसर बहुत सारे देते हैं। ये लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और भारत सरकार को भी हेल्प देते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि पीएम केयर्स फंड में विदेशों से बहुत सारा पैसा है, या भारत सरकार को जब भी जरूरत लगती है ये लोग बहुत पैसा देते हैं। तो ये लोग हमेशा देश को संभाल के रखते हैं। और यही बात अगली लाइन में भी है कि सिक्योर इन्वेस्टमेंट फ्लोज। ये जो पैसा इनका, मान लीजिए एक राम है जो अमेरिका में काम करता है, और एक जॉन है जो अमेरिका का रहने वाला है। दोनों ने भारत के शेयर मार्केट में पैसा लगा के रखा था कि भाई भारत का शेयर मार्केट अच्छा है और पैसा हमारा बढ़ेगा। लेकिन जब मान लो कभी दिक्कत आती है, तो जॉन सबसे पहले अपना पैसा निकाल के भागेगा, क्योंकि ये विदेशी आदमी है, ये रिस्क लेना नहीं चाहेगा। लेकिन राम हो सकता है एक बार बुरा वक्त आने पे भी, या शेयर मार्केट जब नीचे गिरे तब भी अपना पैसा ना निकाले, क्योंकि इसका एक इमोशनल लगाव अपने देश के लिए है कि नहीं नहीं, ठीक है, लगा है पैसा, देश में लगे रहने दो, थोड़ा कम ज्यादा हुआ चलेगा। तो ये एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। इंडियन डायस्पोरा का पैसा जो देश में लगता है, वो जब इकोनॉमी बिगड़ती है या खराब स्थिति में आती है, तो तुरंत इनका पैसा भागता नहीं है। इसलिए इसको कहा जा रहा है सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, सेफ इन्वेस्टमेंट है। इन्होंने अगर अपना पैसा देश में लगा दिया, तो जल्दी अपना पैसा देश से निकालते नहीं है। थोड़ा बहुत घाटा भी सह लेगा, लेकिन इनके लिए देश सर्वोपरि है, या जो अपनी मदरहुड है, नेशनहुड है, वो सर्वोपरि। पैसा इनके लिए सेकेंडरी, क्योंकि इन लोगों ने बहुत पैसा कमाया। ठीक है। तो इंडियन डायस्पोरा का अभी एक मैं हालिया एग्जांपल में बताता हूँ आप लोगों को, देखता हूँ इसमें, ये तो पुरानी न्यूज होगी, इसमें क्या होगा। अभी जैसा कि मैंने कहा था कि अभी कि G7 की बैठक में, ये जो G7 की बैठक है, इसमें मोदी जी ने यूएसए को देख के क्या बोला कि यूएसए, ये जो वैक्सीन हम बना रहे हैं, इस वैक्सीन का जो कच्चा माल है, ये तुम्हारे देश से आता है कच्चा माल।
तो ये तुम कच्चा माल देने में इतनी आनाकानी क्यों करते हो यार, पैसा तो हम दे रहे हैं, फ्री में तो मांगते नहीं है। फिर भी यूएसए, खासकर बिडेन के आने के बाद से ही ये कच्चे माल का जो कंसाइनमेंट है, जो डिलीवरी है, वो लेट हो रही थी भारत में। तो वैक्सीन की प्रोडक्शन में कमी आ रही थी, लेट हो रहा था। तो मोदी जी ने खरी खोटी सुनाई अभी G7 की बैठक में यूएसए को, लेकिन ये तो मोदी जी ने आज सुनाया। लेकिन आज से 2 महीने पहले जब कच्चा माल का कंसाइनमेंट यूएसए ने रोक ही दिया था, यूएसए ने वैक्सीन में लगने वाला जो रॉ मटेरियल है उसका कंसाइनमेंट रोक दिया, 3 दिन तक रोक दिया, तो भारत में वैक्सीन बनना ही ठप हो गई। तो उस समय जो इंडियन डायस्पोरा था, जो अमेरिका में भारतीय प्रवासी लोग थे, उन्होंने अमेरिका की सरकार को प्रेशराइज किया बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बड़े बड़े पदों में थे। इन्होंने वहां की सरकार हिला दी, बोला कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि भैया आप ये मजाक मत करिए, आपका जो भी आपसी मतभेद है भारत के साथ वो बाद में रखिएगा, ये वैक्सीन का कच्चा माल है, इसको रिलीज करिए। तो इतना ज्यादा इन लोगों ने प्रेशर दिया कि विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंतर्गत ही यूएसए ने तुरंत कच्चा माल ढीला। इस बीच में क्या हुआ था, जो हमारे देश के एनएसए हैं, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और उनके देश के जो एनएसए हैं, उनके बीच में बातचीत भी हुई थी। लेकिन ये तो कागजों में था कि एनएसए जो भारत के हैं और अमेरिका के एनएसए, इन्होंने बातचीत की है कि भाई यूएसए क्यों कच्चा माल को रोक रहा है। लेकिन इसके पीछे जो मेन कारण ये था कि यूएसए इतनी जल्दी माना इसलिए कि जो इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में था, जो बड़े बड़े पदों में था, उसने जो अमेरिका की सरकार पे इतना ज्यादा मतलब जोर डाला कि आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारे इंडियन पॉलिटिशियंस यूएसए में हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बैंकर्स, बड़े बड़े उद्योगपति अमेरिका में हैं। तो उन लोगों ने वहां की सरकार को एक तरह लिटरली डाटा, फटकार लगाई कि आप जो करना है करिए, कच्चा माल को तुरंत रिलीज करिए। तो ये हमारी इंडियन डिप्लोमेसी का लेटेस्ट एग्जाम्पल है। इंडियन डायस्पोरा ने यूएसए की सरकार को मजबूर कर दिया कि जो तुम्हारे मोदी सरकार से मतभेद है, असल में जो बिडेन जो है वो चाह रहा था कि जो मोदी है, मेरे इंडियन गवर्नमेंट है, वो रशिया के साथ अपने टाइज क्यों बढ़ा रहा है, तो थोड़ा सबक सिखाने के लिए हमारी सरकार का कच्चा माल रोक रहा था। लेकिन वो भूल गया था कि वो भले कुछ कर ले, अमेरिका में बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है इंडियन डायस्पोरा की, और इनका पावर बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने अपने पावर का यूज किया और यूएसए सरकार को घुटनों में ला दिया, और एक दिन के अंदर बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पत्र निकाल के बोला कि हाँ, तुरंत हम कच्चा माल निकाल रहे हैं, और अब भविष्य में किसी तरह की कच्चे माल में हम किसी भी तरह की रोड़े नहीं अटकाएंगे, यानी बंदिशें नहीं लगाएंगे। लेकिन फिर भी मोदी जी ने इनको फटकारा G7 में कि भैया ये तुम हरकत जो की है तुमने 2 महीने पहले, वो हरकतें अब मत करना। ठीक है, तो इंडियन डायस्पोरा का ये लेटेस्ट एग्जांपल है कि कैसे एक हमारे देश के इंडियन डायस्पोरा ने, खासकर यूएसए का इंडियन डायस्पोरा ने, यूएसए सरकार को जो रॉ मटेरियल्स है वैक्सीन को लेकर, उसकी डिलीवरी को फास्ट करने के लिए, उसमें जो कस्टम्स हैं, प्रोसीजर है, उनको रिलीज करने के लिए, उन नियम कायदे कानून को ढीला करने के लिए जब दबाव डाला था। ठीक है, तो ये 1-1.5 महीने की न्यूज है ये, शायद आप लोग इससे गुजरे होंगे, देखे होंगे। अब हमारे जो इंडियन डायस्पोरा है, भारत सरकार इसको संभालने के लिए, इनसे अच्छे संबंध बनाने के लिए कई सारे काम कर रही है। जैसे एक पोर्टल बना के रखा है पूरा, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल। इस पोर्टल में एक पूरी वेबसाइट है। अगर आप प्रवासी हैं, आप किसी और देश में निवास करते हैं, आप इस पोर्टल में अपनी जानकारी भरिए, जो जो इन्फॉर्मेशन है भरिए, भारत सरकार आपसे कांटेक्ट करेगी। और अगर आपको भारत सरकार से कोई काम है या कुछ और चीज़ है, तो वो भारत सरकार तुरंत इस पर क्या करेगी, आपसे कांटेक्ट करेगी। मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए प्रवासी के लिए और भारत सरकार के बीच में एक तरह का कम्युनिकेशन हो गया। सरकार को पता चल गया कि मिस्टर राम जो है अभी अमेरिका में है, और अमेरिका में ये डॉक्टर हैं, और ये जो डॉक्टर हैं ये यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं उसके प्राइवेट डॉक्टर भी हैं। तो ये सब जानकारी इनको पता लगी, इसको भारत सरकार को, राम कौन है। और राम को ये पता चल गया कि भारत सरकार में जो भारत की सरकार, इंडियन गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो फॉरेन विभाग है, वहाँ पे मिस्टर रोहन है, इनसे मैं कभी भी मदद ले सकता हूँ। तो भारत सरकार बाकायदा नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दी है कि भैया आप इस देश के जो भी प्रवासी हैं इनके बारे में आप जानकारी रखिए, अभी इनको दिक्कत हो तो इनसे सीधे कॉन्टेक्ट करिए, क्योंकि ये जो प्रवासी लोग हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि भारत सरकार इस देश के साथ कोई रक्षा सौदे हो रहे हैं, कहीं कोई डील हो रही, कहीं कोई दिक्कतें हो रही, कहीं कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में ये लोग जो हमारे इंडियन डायस्पोरा है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि अमेरिका ने भारत सरकार को ये वेपन्स बेचे, और ये वेपन्स उसने अपने सहयोगियों तक को नहीं बेचे, फिर भी भारत को बेच दिया। तो ये कैसे अमेरिका मान गया, ये जो इंडियन डायस्पोरा उसने बनाया। ठीक है, तो इंडियन डायस्पोरा हर छोटे से छोटे देश में, हर बड़े से बड़े देश में भारत को लेकर
जो भी नीतियां हैं भारत को लेकर, जो भी सहूलियतें हैं, उसको बढ़ाने का ही हमेशा काम करते हैं और भारत का स्टैंड हमेशा मजबूत रखते हैं। ठीक है। एक समिट है जिसका नाम है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। तो इस समिट का मेन नाम से क्लियर हो रहा है कि जो ऐसे भारतीय लोग हैं जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं और दुनिया भर में काम कर रहे हैं, उनको उनके लिए समिट होता है जिसमें हम भारत सरकार को जान सके हमारे पास कितने ऐसे साइंटिस्ट हैं और किस किस फील्ड के साइंटिस्ट हैं जो कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। कल को हमें जरूरत पड़े तो हम उनसे सलाह ले सके या हम उनका यूज कर सके। एक प्रोग्राम चल रहा है नो इंडिया प्रोग्राम। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी जो हमारा विदेश मंत्रालय वो चला रहा है। इसमें यह है कि मान लीजिए मैं अमेरिका में पैदा हुआ, मेरे पिताजी भारत से आ गए थे 40 साल पहले, मैं अमेरिका में पैदा हूँ, मैं कभी भारत नहीं गया। तो ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो प्रवासियों के बच्चे हैं जो कभी भारत नहीं आए हैं और वो भारत आना चाहते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ, हमारे जो विदेश मंत्रालय है, वो बकायदा एक प्रोग्राम चलाती है। 3 हफ्ते का प्रोग्राम होता है जिसमें उन बच्चों को बकायदा भारत लाया जाता है, भारत घुमाया जाता है और उनको एक तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, कि आप अपने भारत को जानो। लॉबी मतलब होता है जिसे हम कहते हैं मध्यस्थता करना। जैसे मान अभी जैसे मान लीजिए एक तरफ अमेरिका बैठा है, एक तरफ इंडिया बैठा है। इंडिया अमेरिका से बोल रहा है भाई हमें ए नाम का वेपन चाहिए या बी नाम का वेपन चाहिए। अमेरिका बोलता है हम नहीं देंगे तुम्हें क्योंकि तुम रशिया के दोस्त। इंडिया बोलता नहीं हमें चाहिए, अमेरिका बोलता है हम नहीं देंगे। तो बीच में जो हमारे डायस्पोरा है ना, वो जो अमेरिका में है, वो अमेरिकी सरकार को बोलेंगे, समझाएंगे, प्यार मोहब्बत करेंगे। इसे कहते हैं लॉबिंग करना, मध्यस्थता करना। दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, और फिर वो मान जाएगा। क्योंकि अमेरिकी सरकार अगर मान लो नहीं भी मानती तो फिर ये धमकी देते हैं कि तुम मुझको जानते हो मैं कौन हूँ, मैं सुंदर पिचाई हूँ, बंद कर दूंगा तुम्हारा नेट। मतलब कुछ भी कहते हैं वो अलग बात, लेकिन फॉर मैं एग्जाम जोक के लिए बता रहा हूँ कि जो ये लॉबिंग मतलब ये होता है कि भारत अ, जब किसी देश से बात करता है किसी भी चीज में, चाहे कोई डील की बात हो रही हो, चाहे कुछ खरीद फरोख्त की बात हो रही हो, चाहे लोन की बात हो रही है, कुछ और बात हो रही हो, तो ये लोग बढ़िया काम करते हैं। ये तो मीडिएटर्स भी कर सकते हैं। मीडिएटर लॉबी, हाँ, देखो लॉबिंग एक अलग स्तर हो जाता है। मीडिएटर तो ये है कि मध्यस्थता करा दी, और मीडिएटर का काम एक तरह से हम कह सकते हैं कि सबके सामने होता है कि भाई ए और बी के बीच में जमीन बिकवानी है, बीच में जो सी है वो दलाल है, मीडिएटर जमीन बिकवा रहा है। लेकिन जो लॉबिंग होती है वो थोड़े ऊपर लेवल की होती है। लॉबिंग जो होती है वो सीक्रेट में होती है। जैसे मान लीजिए खुले में तो अमेरिका ने मना कर दिया भारत को हम ये वेपन नहीं बेचेंगे, लेकिन हो सकता है अमेरिकी प्रशासन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो एडवाइजर के पद में बैठा हो और जो भारतीय मूल का हो, तो वो सुबह शाम टोचन करता रहेगा किसको, सरकार को मांगे कि आप करिए, जो लगेगा हम देंगे, या जो भी कुछ हो। लॉबिंग एक ऊपर का स्तर है। लॉबिंग मीडिएशन से ऊपर का स्तर है। ठीक है। तो लॉबिंग जो करते हैं वो हाई प्रोफेशनल्स होते हैं, हाई हाई एंड प्रोफेशनल्स होते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं। तो लॉबिंग कोई आम व्यक्ति नहीं कर पाता। लॉबिंग वो लोग कर रहे हैं जो समझ लीजिए सरकार में सबसे खास लोग हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कमला हैरिस बैठी है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, और भारत सरकार ने S-400 खरीद लिया रशिया से मान लीजिए, और बिडेन ने बोला कि अब तुम सैंक्शन लगाएंगे, तुमने रशिया से खरीदा क्यों। तो मान लीजिए कमला हैरिस धीमे धीमे बिडेन से बोल रही है कि छोड़ दो ना यार, भारत अपना ये तो है, छोड़ दो ना, छोड़ दो। तो जब बहुत ज्यादा हाई हाई पोस्ट का व्यक्ति या हाई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति जब बातचीत अपनी रखता है भारत के हित में, तब उसे कहते हैं लॉबिंग करना। ठीक है। एडवोकेसी ग्रुप क्या होते हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं, मान लो उनका कोई एनजीओ है या कोई वो रैली निकाल रहे हैं जिससे वहां की सरकार प्रेशर में आ रही है, तो उसे कहते हैं एडवोकेसी कर रहे हैं, एडवोकेट कर रहे हैं। यहाँ वकील वाला काम नहीं है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स यानी समूह में भारतीय लोगों का समूह जब कोई बात कहे उसे कहते हैं एडवोकेसी करना। ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं भारत सरकार के। यहाँ पे एक और है प्रवासी कौशल विकास योजना। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चला रहा है, विदेश मंत्रालय चला रहा है। और अगर कोई विदेश में, अब आपको थोड़ा बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है राम नाम का, ये यूएसए में काम करता है और वहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो इसके इसके देश से और इसके काम से आपको समझ में आ रहा है कि ये पैसा अच्छा कमाता होगा, आईटी में काम करता है। और एक व्यक्ति है रमेश नाम का, जो सऊदी अरब में काम करता है और वहां पे मजदूरी करता है। ऐसा नहीं कि सब कॉलर टाई कॉलर वाले लोग ही भारत बाहर जाते हैं। जो मिडिल ईस्ट है, जहाँ पे आपका गल्फ नेशन है, वहाँ पे अमूमन जो लोग काम कर रहे हैं वो छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन है सब भारत, अमूमन भारतीय है। तो ये मजदूरी कर रहा है वहाँ पे, और ये वहाँ अमेरिका में आईटी में काम कर रहा है। तो ये तो तय है कि इसका काम छोटा है, इसके वेतन छोटा है, लेकिन फिर भी ये लोग कमा किस में रहे हैं, दूसरे देश की करेंसी में। रियाल में कमा रहे हैं, रूबल में कमा रहे हैं, दिनार में कमा रहे हैं, दिरहम में कमा रहे हैं, तो भी भारतीय मुद्रा के हिसाब से काफी कमा लेते हैं। जैसे
मोटे तौर पे बोलो, अगर गल्फ गल्फ में अगर आप गए हैं या सऊदी अरब वाले रिलेशंस में गए हैं, तो अगर आप वहाँ पे छोटे से छोटा काम भी कर रहे हैं तो भारत के हिसाब से महीने का 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, क्योंकि उनकी उनकी जो करेंसी है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, तो वही पैसा भारत भेजते हैं। लेकिन किसी कारण से मान लीजिए रमेश मजदूरी कर रहा था सऊदी अरब में, और रमेश अब मजदूरी नहीं करना चाहता, रमेश चाहता है कि यार थोड़ा बहुत पढ़ाई करके मैं सऊदी अरब में थोड़ी अच्छी पोस्ट में चला जाऊँ, तो रमेश के लिए ये प्रोग्राम है प्रवासी कौशल विकास योजना, कि सऊदी अरब में जो भारत का काउंसुलेट है, वहाँ के जो दूतावास है, वहाँ पे ये प्रोग्राम होगा कि रमेश कुछ पैसा दे के रमेश को कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा के, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा के रमेश को कुछ स्किल सिखाते हैं, कि भारत सरकार कराती है विदेशों में, कि रमेश अब मजदूरी ना करके अब रमेश सुपरवाइजर का काम करेगा, क्योंकि रमेश ने थोड़ा सा अंग्रेजी बोलना सीख लिया, रमेश ने लिखना पढ़ना सीख लिया, और रमेश को ये पता है कि ये काम कैसे करवाते हैं। तो जो लो एंड जॉब कर रहे हैं, जो छोटी जॉब कर रहे हैं और विदेशों में काम कर रहे हैं, उनकी स्किल बढ़ाने के लिए प्रवासी कौशल विकास योजना चल रही है। एक कम्युनिटी वेलफेयर फंड चल रहा है, इसमें सरकार क्या करती है, जो विदेश में भारतीय हैं उनके साथ अगर कोई दिक्कत हो जाती है, कभी वो उनकी जॉब चली जाती है, कुछ और चला जाता है, कुछ समय के लिए उनको हेल्प करने के लिए, फंड करने के लिए भारत सरकार पैसा देती है। और अभी हमने देखा था कि जब फर्स्ट वेव आई थी कोरोना वायरस की, तब एक मिशन चला था, उसका नाम था वंदे मातरम, मातरम मिशन। आप बताएंगे वंदे मातरम मिशन किस चीज से जुड़ा हुआ था? सॉरी, ये वंदे मातरम नहीं है, ये वंदे भारत है। कोई बताएगा किससे जुड़ा हुआ था ये? सर ये हमारे इंडियन डायस्पोरा जो बाहर की कंट्रीज में फंसे हुए थे कोविड के कारण, उनको अपने देश में लाने के लिए मिशन चलाया गया था, हाँ, बढ़िया। वंदे भारत मिशन। तो अब यही जो प्रवासी लोग थे, खासकर जो छोटे काम कर रहे थे, जो सिर्फ वहाँ पे काम करने गए थे, कोई परिवार नहीं था वहाँ पे, कोई जमीन जायदाद नहीं थी, अब ऐसे लोग जो कोविड की वजह से फंस गए, उनका जॉब चला गया, पैसे खत्म हो गए, तो भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत कोरोना की फर्स्ट वेव में दुनिया भर के देशों से अपने लोगों को वापस लाए थे, और ये दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन मिशन है, मतलब जिसमें हमने मानव को यानी ह्यूमन को किसी और देश से बचाया है, लेके आया। और ऐसा नहीं वंदे भारत में सिर्फ हम भारतीयों को लाए थे, नेपाल ने हमसे बोला, सिंगापुर ने हमसे बोला, अमेरिका ने हमसे बोला कि भाई वहां जा रहे हो क्या, चाइना जा रहे हो क्या, या सऊदी अरब जा रहे हो क्या, हमारे 20 अमरीकी भाई भी हैं, उनको भी लेते आना, उनको तुम भारत पहुंचा दो, भारत से हम उठा लेंगे। तो वंदे भारत मिशन में भारतीयों ने यानी भारत सरकार ने भारत के अलावा कई और देशों के लोगों को भी इवैक्यूएट किया था। ये सब कैसे हो पाया? ये सब ये जो सरकार अलग से फंड बना के रखी, वेलफेयर फंड, इसके तहत हो पाया। ठीक है, तो यहाँ तक की ब्रीफिंग क्लियर है सभी को? अब सवाल है कि अब भारत को आगे क्या करना चाहिए, या ये जो प्रवासी लोग हैं इनका हम किस तरह अच्छे से यूज कर सकते। असल में भले हम इंडियन जो डायस्पोरा है ये दुनिया में सबसे बड़ा है, सबसे मजबूत है, लेकिन जो चाइनीज डायस्पोरा है ये सबसे एफिशिएंट माना जाता है, सबसे उत्पादक माना जाता है। इसका क्या मतलब? चाइनीज डायस्पोरा में एक बात है कि चाइनीज लोग दुनिया भर में काम करते हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े पदों में बैठे हैं ये, लेकिन जब भी चाइना इनको कॉल करता है, जब चाइना की सरकार इनको बुलाती है कि आपको वापस देश में आना है, तो ये लोग बिना सवाल किए वापस जाते हैं अपने देश में और अपने देश को सहयोग करते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपने देश के कॉलिंग में, अपने देश के बुलावे में अपने देश जाते हैं और बाकायदा देश में रह के काम करते हैं। तो चाइना का जो आज चाइना एक सुपर पावर बना है, इसमें इनके डायस्पोरा का बहुत बड़ा योगदान है, मोर देन 50% योगदान तो इनका ही है, क्योंकि ये डायस्पोरा दुनिया भर में काम कर रहा था, दुनिया भर के देशों में एक्सपीरियंस लिया था ये, और सारा एक्सपीरियंस इन्होंने अपने देश में झोंक दिया, सब डाल दिया, जो सीखा दुनिया भर में सब डाला। और चाइना 30 साल के अंदर, विद इन 30 ईयर्स, आज अमेरिका को आग दिखाने की उसमें स्थिति में आ गया, और लगभग 5 साल बाद तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने ही वाला है। लेकिन हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है, हमने इंडियन डायस्पोरा पे कभी ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। अभी पिछले 10 सालों से हम थोड़ा इन पे ध्यान देना शुरू हो गए, एक अलग से विदेश मंत्रालय के अधीन एक अलग से हमने डिवीजन बना दिया है ना। लेकिन वो भी हमने सिर्फ पिछले 10 साल से ध्यान दिया, इसके पहले हम ध्यान ही नहीं देते थे, इसके पहले हम ध्यान ही नहीं देते थे। जैसे कभी आप देखते हैं कि मोदी जी विदेश जाते हैं तो कहीं रैलिंग करते हैं तो बताते हैं, अमूमन वहां रैली करते हैं जहाँ पे भारतीय लोग पहुंच जाते हैं, मिलते हैं, भारतीय लोगों के मूल के लोगों से मिलते हैं, प्रवासियों से मिलते हैं, गजब का उत्साह दिखाया जाता है कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर आए।
10 साल पहले तक हमारे देश की स्थिति ऐसी थी, या उस समय के जो वर्ल्ड लीडर्स थे, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी में इंडियन डायस्पोरा को कभी रखा ही नहीं। जब डायस्पोरा को रखा है तो ये डायस्पोरा हमारे देश से कभी कनेक्ट नहीं हो पाया। भाई अब अगर कमला हैरिस का परिवार विदेश जाके बस गया है, वहां की नागरिकता ले लिया है, तो कमला हैरिस की तो पढ़ाई वहीं हो रही है ना। कमला हैरिस ज्यादा अमेरिकन है, कम भारतीय है। लेकिन अगर यही कमला हैरिस अगर चाइना की होती तो वो कम अमेरिकन होती, ज्यादा चाइनीज होती दिल दिमाग से भी, क्योंकि चाइना की सरकार ने अपने डायस्पोरा को कभी नहीं छोड़ा, हमेशा कांटेक्ट में रही और उसका उन्होंने काफी यूज भी किया। हमने अभी पिछले 10 साल से इनको धीमे धीमे पकड़ना या साधना शुरू किया है, और अब हम धीमे धीमे इनका यूज करना शुरू कर रहे हैं। जो चाइना पिछले 30 साल से कर रहा था वो अब हम करना शुरू कर रहे हैं। उसे हमें करते हुए एक दो दो तीन साल ही बस हुए। तो हमें सबसे बड़ी नीड ये है कि हमें अपने इंडियन डायस्पोरा का मैक्सिमम यूज ले पाए, अपने इंडियन डायस्पोरा के साथ मैक्सिमम कम्युनिकेशन कर पाए, हम अपने डायस्पोरा के सुख दुख के साथी बने। अगर हमारा डायस्पोरा, हमारा एक भी व्यक्ति किसी भी देश में अगर फंसा है, परेशान है, और अगर उसने भारत सरकार से मांगी है मदद, तो भारत सरकार को करना भी चाहिए। अभी हमने कोविड के टाइम में देखा था, बहुत सारे ऐसे भारतीय जो फंस गए थे बेचारे, भारत सरकार से मदद मांग रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की मदद नहीं भी कर पाए थे। इस चीज में सुषमा स्वराज बहुत बढ़िया लीडर थी। सुषमा स्वराज ये हमारी विदेश मंत्री भी रही हैं, और वर्ल्ड विश्व लेवल पे इनकी तारीफ होती थी। इनको बस ट्वीट करो, आप दुनिया में कहीं भी आप ट्वीट करो, ये बहुत जल्दी एक्शन लिया करती है सुषमा स्वराज। इस मामले में इनको दुनिया भर में सराहा गया है कि ये महिला अब भारतीयों को छोड़ती नहीं थी। ठीक है, तो हमें ये है कि हम जैसे प्रवासियों के सुख में साथी हैं, भाई वो अच्छे पद में है तो हम उनका यूज करके अपना काम निकलवा लेते हैं। तो हमें ये भी चाहिए कि जब वो डिस्ट्रेस में, जब वो परेशानी में हो, तो हम उनका हाथ नहीं छोड़े, क्योंकि वो अपने देश के बाहर है, किसी दूसरी जमीन में है, तो हमें उनका हाथ नहीं छोड़ना है। हमें अपने डायस्पोरा को पढ़ाना है, जो छोटा काम कर रहे हैं उनको हमें एजुकेट करके बड़ा काम करवाना है, क्योंकि जो अधिक कमाओगे तो अधिक पैसा भेजोगे तो रेमिटेंस बढ़ेगा। हमें जो डायस्पोरा है उनके पास बहुत सारा पैसा है, हमें उनको बताना है कि आप अपना पैसा देश में लगाइए, इन्वेस्टमेंट करिए। तो हमें उनको मोबिलाइज करना है कि अपना पैसा आप देश में लगाइए, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़े। हमें उनके साथ अच्छे से डिस्कशन करना है, उनको हमेशा अपने देश में बुलाना है, बातचीत करना है। अगर वो कोई सलाह दे रहे हैं तो उस सलाह को मानना है। ठीक है, हमारे देश की पब्लिक पॉलिसी में हम उनका सलाह लें, क्योंकि वो दुनिया भर के विकसित देशों में काम कर रहे हैं, तो उनकी सलाह हमारे लिए मान्य रखती है। और अगर वो कोई सलाह दे रहे हैं तो हमें उसको सुनना चाहिए। हमें ऐसा फोरम बनाना चाहिए जिसमें वो लोग रेगुलरली अपनी बात रख पाए, अपनी बात कह पाए, भारत सरकार उनके डायरेक्ट टच में रहे। क्योंकि इन्हीं में से कोई कमला हैरिस बन जाती, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बन जाती है। हमने कमला हैरिस पे कभी ध्यान नहीं दिया। ये कमला हैरिस खुद भी कहती है कि भारत में इतना मुझ पर ध्यान नहीं दिया, इतना अमेरिका ने मुझ पर ध्यान दिया। तो कमला हैरिस से जब पूछा गया कि आप क्या बन गए, वाइस प्रेसिडेंट बन गए यूएसए के, तो आप भारत के लिए क्या अच्छा काम करेंगे, तो उसने बोला कि मैं ज्यादा अमेरिकन हूँ, कम भारतीय हूँ। ये उसका स्टेटमेंट था, क्योंकि भारत सरकार ने कभी भी अपने इंडियन डायस्पोरा पे ध्यान दिया ही नहीं, लेकिन चाइनीज ने सरकार ने चाइनीज डायस्पोरा पे हमेशा ध्यान दिया। तो हमें अगर चाइना को बीट करना है तो हमें अपने इंडियन डायस्पोरा को भी संभाल के रखना पड़ेगा, उनको सहेज के रखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे डायस्पोरा आपके पास है, सबसे अमीर डायस्पोरा आपके पास है, लेकिन सबसे दूर डायस्पोरा भी आपके पास है। मतलब अभी मन मन भेद मतभेद दोनों है। ये डायस्पोरा अभी भी इंडियन गवर्नमेंट को से खुल के बात नहीं कर पाता, या इंडियन गवर्नमेंट इनसे सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाती। तो हमें भले हजारों मील की दूरियां हो, लेकिन हमें इनके साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग भविष्य है। इन्हीं में से कोई कमला हैरिस बन जाता है, इन्हीं से कोई सुंदर पिचाई बन जाता है, इन्हीं में से कोई सत्यनारायण नेता बन जाता है। अगर हम सही से कम्युनिकेट करेंगे तो हम चाइना को बहुत तेजी से बीट कर पाएंगे, उसकी बराबरी में खड़े हो पाएंगे। ठीक है, तो इंडियन डायस्पोरा को हमें संभाल के सहेज के रखने की बहुत जरूरत है। ये हमारे देश में पैसा लाएंगे, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट लाएंगी, हमारे देश में रोजगार लाएंगी, हमारे देश में स्किल्स लाएंगी, हमारे देश में अनुभव लाएंगे। ये हमारे देश में पब्लिक पॉलिसी में अच्छे अचीवमेंट्स लाएंगे, और ये हमारे देश में एक तरह से कहेंगे तो विजडम लाएंगे, खुशहाली लाएंगे। कि ये दुनिया भर में जाके अपनी एक्सपर्टीज को दूसरे देश में लगा रहे हैं। कोई अच्छा अगर डॉक्टर है, कोई अच्छा इंजीनियर है, तो वो विदेश में क्यों काम कर रहा है, हम उनको क्यों वापस नहीं ला सकते। तो ये थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी इंडियन डायस्पोरा जो है वो तो, ये मैंने जो 10 साल और 30 साल ये इसलिए लिखा है कि भारत सरकार ने पिछले 10 सालों में ध्यान देना शुरू किया इंडियन डायस्पोरा में। 10 साल पहले, मतलब मैं कहूँ तो 2010 से पहले भारत सरकार इंडियन डायस्पोरा पे इतना ध्यान भी नहीं देती थी जितना आप ध्यान दे रहे हैं। और जो 30 साल मैंने ये लिखा है कि चाइना ने पिछले 30 सालों में जो इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव की है, जो इतनी सुपर पावर बना है, उसमें सबसे बड़ा योगदान इसके डायस्पोरा का भी है, क्योंकि चाइना सरकार ने अपने डायस्पोरा का फुल यूज किया। इनका पैसा को भी अपने देश में मंगाया, इनके नॉलेज को भी अपने देश में यूज किया।
इनकी एक्सपर्टीज को भी अपने देश में यूज किया, सब कुछ अपने देश में यूज किया। और पिछले 30 सालों से ये करता आ रहा है, और हम पिछले 10 साल से टच में आए हैं इंडियन डायस्पोरा। ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है, इसको हम हर 2 साल में मनाने लग गए हैं, जबकि मैं बोल रहा हूँ पहले ये हर साल होता था। वो हर साल अगर हो, मैं तो कहता हूँ हर साल के हर 6 महीने मनाना चाहिए इसको, या 6 महीने में गैदरिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये इंडियन डायस्पोरा से जितनी ज्यादा आप मिलते रहेंगे, सरकार मिलती रहेगी, उतना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप कम होगा, और ये अपने इस देश को भी अपना देश ही समझेंगे। ठीक है, तो ये इंडियन डायस्पोरा को लेकर कुछ बातें हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए मुझसे।